नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का ये तारतम्य लगातार जारी है और हम पढ़ रहे हैं साइंस का 16वां चैप्टर कचरा संग्रह एवं निपटान। ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में हम लगातार इसको पढ़ते जा रहे हैं। यह विज्ञान का चैप्टर। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्किट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिन के पैक में होते हैं। पैकिंग की गई ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। यह प्रायः सार्वजनिक स्थानों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिखते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर उसे फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास में से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाता है तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाता है जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार के कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पहली, बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरा का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना में उन्होंने सीखा उनमें से कुछ बातों पर चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे या गर्त होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को पुनः उपयोग किया जाता है और उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोग और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव का निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसे सीखें। पहली, यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोग कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया। क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा ही नहीं? क्रियाकलाप से जानते हैं। अपने घर में कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें से इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह 1, रसोई का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडों का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कीलें, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक डेरियों में बांटिए तथा इन्हें ABCD से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक डेयरी प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और उनकी दूसरी डेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। चित्र में जिस प्रकार से बताया है। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध ना आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया। इसे पुनः मिट्टी में ढक दीजिए और इसी प्रकार 2-2 दिन के अंतर में इनका अवलोकन करके अपने परीक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है
एवं उसमें दुर्गंध नहीं आती, आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किस डेयरी के कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों को लिखिए। देखिए, कचरे की डेयरी 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, अपने ABCD के कार्यक्रमों को, इसमें इनकी डिटेलों को आप लिखकर जान सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ और क्या नहीं हुआ। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हैं तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया है तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। और आपने इस क्रियाकलाप में यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विगलित होती हैं, इनमें खाद बनती है। इसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों में विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग की जा सकने वाली पदार्थों को डालते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ है जो कूड़े के ढेरों में विगलित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक क्यों करना आवश्यक है। क्या आपने सड़क के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों की सूखी पत्तियों, फसलों, पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसी अपशिष्टों को जला रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोग कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। ये देखिए किस तरीके से खेतों से पत्तियों को जलाने से हानिकारक धुआं निकलता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली और बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षणों एवं विचारों पर इस प्रकार है। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना? वास्तव में चोरी नहीं, इसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। वर्मी कंपोस्टिंग, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह मानते हैं कि केंचुए एक इंसान के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाएं कि केंचुओं की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोग होता है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनने में इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रमिक कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें अथवा किसी लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बॉक्स में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियां अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्रों की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोल ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु और नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए।
अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल और सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां, खेती एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इन गड्ढों में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ दिनों में के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें और इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करते हैं। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि के एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुआ बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकता। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए की भलीभांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर आप अपने गड्ढों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढों में मिट्टी जैसा पोल पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग में खाद को निकाल कर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इसमें आपके बहुत से धन की बचत भी होगी और जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इनका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। आप अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर गई? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर में सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान और जहां कचरा कम निकलता है। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। अब एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों में फाइल बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हो? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इससे लेप से मैंने चिकनी मिट्टी और कागज से तैयार किया है तथा इससे मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु आप टोकरी पर क्यों लगा रही हो? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझे सिखाना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया।
वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने के उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं है। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाल और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हेड खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली ना देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीजें जैसे टॉफियां और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात मानने का दुख हुआ। किस प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं के साथ घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टियों का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हेड पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटा बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, जो फोटो फ्रेम तथा बधाई के सुंदर कार्ड सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ और साफ सुथरा है, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते हैं, परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि ये कचरे के उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा इसका मित्र विद्यालय जाती हैं? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्र, कांच और धातु की वस्तुओं, प्लास्टिकों की थैली, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ को बेचने में घरवालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखते हैं। कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराना समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र और अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी का भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इसे भीगे कागजों को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी पर परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाएगा। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर उसे किसी पुराने समाचार पत्र पर रख कर धूप से सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुएं रखें जिससे वे मुड़ ना सकें। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़ों भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? प्लास्टिक वरदान अथवा अभिशाप।
क्या कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया कि पॉलीथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विघटित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम सूची बना सकते हैं जिन्हें आप उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप, इन सभी वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि के कुछ भाग का नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान में से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन को संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियां खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन से खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिकों की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं इनसे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरे बीनने वाले एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थ को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थ के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिससे मानव को कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं पहेली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिकों का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्लों में के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिकों की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है, भारी वर्षा के समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके कचरे का निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। नंबर 2, दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीद के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जावें। नंबर 3, हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट को विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज पुनः चक्रित करें। हम कागज को के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आइए जानते हैं कुछ मुख्य शब्द। अपशिष्ट क्या होता है? जो पदार्थ बेकार हो जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं। कचरा क्या कहलाता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम कचरा कहते हैं। भराव क्षेत्र क्या कहलाता है? भराव क्षेत्र वह है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी कचरे को एक गड्ढा नुमा क्षेत्र होता है जहां पर हम उस गड्ढे में कचरे को डालते हैं और एक समय जब वो पूरा भर जाता है तो उसके ऊपर क्या बना देते हैं, खेल के लिए मैदान वगैरह, जिससे कि क्या हो, वो एक समय के बाद
कंपोज हो जाए। कंपोज क्या कहलाता है? कंपोज मतलब जो होता है कचरे को अपन दोबारा से रिसाइकलिंग करने की कोशिश करते हैं। वार्मी कंपोज क्या होता है? वार्मी कंपोज जो होता है उसमें अपन केचुओं की मदद से उनको क्या करते हैं, घर के कचरे में जो फल फ्रूट इन सब चीज़ों से जो गलने योग्य चीज़ें होती हैं उन सभी को अपन क्या करते हैं, वर्मी कंपोज करते हैं और उसकी खाद बनाते हैं। पुनः चक्रण, पुनः चक्रण क्या होता है? किसी भी मतलब कचरे को हम यूज करके उसका अपशिष्ट बना करके उस अपशिष्ट का यूटिलाइजेशन खाद में करते हैं। खाद में करने से क्या होता है कि ये चक्र जो है वो चलता रहता है। पुनः चक्रण मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करना, उस चीज को पुनः चक्रण कहलाता है। तो ये पूरा जो सेक्शन था हमने पढ़ा। आइए जानते हैं कुछ सारांश के बारे में। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर में अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्ट कहलाता है। देखिए, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर में कचरे को कृमि एवं लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वार्मी कंपोस्ट कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागजों में उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा को निपटने के उपाय खोजने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने यहाँ पर इसके विज्ञान के पूरे अध्यायों को कंप्लीट किया। ऐसे ही एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा और हम आगे की क्लासों में इनसे आगे के चैप्टरों को लाते रहेंगे। तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।